प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में आर्थिक भूगोल की परिभाषा पर विचार किया। इस विचार विमर्श से हम इन तथ्यों पर पहुँचे या इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित मानवीय क्रियाओं के विश्व वितरण के अध्ययन का विज्ञान आर्थिक भूगोल है। अब आज हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, आर्थिक भूगोल की प्रकृति की। परिभाषा से हमने ये जाना कि किस तरीके से भूगोल को मानव भूगोल की शाखा के रूप में पृथक करते हुए विद्वानों ने इसे एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया और किस तरीके से आर्थिक भूगोल समस्त आर्थिक क्रियाओं को अपने आप में समेटकर और एक स्वतंत्र स्कूल, एक स्वतंत्र शाखा बनी। आर्थिक भूगोल की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल मूलतः मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक व्यवहारों के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन से संबंधित है। आर्थिक भूगोल मूलतः मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक व्यवहारों के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन से संबंधित है। एक गत्यात्मक विज्ञान होने के कारण आर्थिक भूगोल की प्रकृति में देश काल के अनुसार उल्लेखनीय परिवर्तन तथा परिमार्जन हुए हैं। अतः इसके सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व आर्थिक भूगोल की प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है। आर्थिक भूगोल की प्रकृति का अध्ययन करते समय सबसे प्रमुख समस्या यह उत्पन्न होती है कि आर्थिक भूगोल एक विज्ञान के रूप में है या कला के रूप में अथवा दोनों के मिश्रित रूप में। अब देखिए, इस बात से एक चीज़ सामने आई। एक तो ये कि आर्थिक भूगोल मूलतः आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन है। स्थानिक प्रतिरूपों से मतलब है कि स्थान विशेष में किस किस प्रकार के रूप में किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां मिलती हैं, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर आर्थिक क्रियाओं के वितरण से संबंधित विज्ञान है। दूसरी बात जो आती है कि यह एक गत्यात्मक विज्ञान है। अगर ये गत्यात्मक विज्ञान है, इसका मतलब है, गत्यात्मक का मतलब है ये गतिशील है, इसमें परिवर्तन होते रहने चाहिए या परिवर्तन होते रहते हैं देश काल के अनुसार, समय के अनुसार। नेचुरली जब साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा और आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा ही। तो एक तो काल के अनुसार यानी समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। दूसरा देश का मतलब है प्रदेश के अनुसार, किसी स्थान पर किस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्टेज है, किस प्रकार का फाइनेंशियल स्टेज है, वो प्रदेश आर्थिक विकास के किस चरण पर है, उस पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार से संपादित होंगी और तब उन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, जो कि आर्थिक भूगोल है, उसका स्वरूप वहाँ निर्धारित होगा। इसीलिए हम इसे गत्यात्मक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब एक और चीज़ जो आती है कि हम इसका अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ करें, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है। एक समस्या ये होती है कि कई लोग तो इसको साइंस मानते हैं, कई इसको आर्ट मानते हैं, इसको कला का क्षेत्र मानते हैं, कई इसको मिश्रित रूप से अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही इसकी प्रकृति के संबंध में जानकारी के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि इसकी भूगोल की अन्य शाखाओं के मध्य क्या स्थिति है। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति के मुख्य पक्ष इस प्रकार है। पहला ये कि आर्थिक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, हम इसको सोशल साइंस कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली सोशलॉजी नहीं है, ये पूरी तरीके से आर्ट नहीं है, ये साइंस है। वैज्ञानिक पद्धति से इसका अध्ययन किया जा सकता है, वैज्ञानिक अप्रोच के साथ इसका अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये मानव से संबंधित है, इसलिए हम इसको सोशल साइंस कहेंगे। क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, इसलिए इसे हम विज्ञान कहेंगे, और चूंकि यह मानव से संबंधित है, इसलिए हम इसे सामाजिक विज्ञान कहेंगे। तो आर्थिक भूगोल एक सोशल साइंस है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति आर्थिक भूगोल भी किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि मानव समूहों या सामान्य जन की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। भूगोल की 2 प्रधान शाखाओं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में भौतिक भूगोल मुख्य रूप से भौतिक विज्ञानों से और मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। इस प्रकार मानव भूगोल के कारण ही भूगोल को सामाजिक विज्ञानों में भी स्थान प्राप्त है।
आर्थिक भूगोल का विकास मानव भूगोल की शाखा के रूप में होने के कारण इसकी प्रकृति सामाजिक विज्ञानों के समान है। यही कारण है कि आर्थिक समस्याओं के स्थानिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञानों के नियम, सिद्धांत और उपागम प्रयुक्त होते हैं, जो भौतिक विज्ञानों की भांति यथार्थ नहीं बल्कि लोचदार होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, इलास्टिक होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि चूंकि हालांकि ये विज्ञान है, हम इसे विज्ञान कहते हैं, लेकिन विज्ञान इसलिए कहते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे भौतिक विज्ञान के नियम स्थापित हैं, आप जब फिजिकल ज्योग्राफी में आप सबने पढ़ा होगा, आप लोग एमए के विद्यार्थी हैं और अभी भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, आप जब ये पढ़ते हैं कि 100% सापेक्ष आर्द्रता होने के बाद संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो ये एक निश्चित नियम है, या ओसांक पर, ओस बिंदु पर, ड्यू पॉइंट पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो जिस तापमान पर होती है उसे हम ओसांक कहते हैं। ये निश्चित है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ये नियम निश्चित है। वो 0 का 1 नहीं हो सकता है और 100 का 99 नहीं हो सकता। तो या सापेक्ष आर्द्रता 90% पे बरसात हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये भौतिक विज्ञान के जो नियम है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें कहीं लचीलेपन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आर्थिक भूगोल साइंस होते हुए भी चूंकि समाज से संबंधित है और समाज मानव की इकाई है, मानव समुदाय की इकाई है, इसीलिए मानव से संबंधित होने के कारण, क्योंकि मानव स्वयं गतिशील है, स्वयं लचीला है, हम नहीं कह सकते कि मानव किस परिस्थिति में निश्चित रूप से कैसा व्यवहार करेगा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो किसी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करेगा, या हम खुद किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करेंगे, लेकिन इसका कोई निश्चित पैमाना, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। तो ये जो लचीलापन क्योंकि मानवीय स्वभाव में है, मानव के व्यवहार में है, इसीलिए मानव से संबंधित समस्त विज्ञानों, समस्त सामाजिक विज्ञानों में यह लचीलापन आता है जो भौतिक विज्ञानों में नहीं आता। इसीलिए हम इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, हम इसे सिर्फ विज्ञान नहीं कहते, हम इसे पूरी तरीके से आर्ट भी नहीं कहते, क्योंकि हम पूरी तरीके से कल्पना शक्ति पर आधारित, कल्पना और अनुमान पर इसको आधारित नहीं रखते, तथ्यों पर आधारित है, लेकिन उन तथ्यों में लचीलापन है। देश और काल के अनुसार उन तथ्यों में परिवर्तन होता है, भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार में नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी या इंडिया में उबलेगा तो जमेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो अमेरिका में भी जमेगा, लेकिन आर्थिक परिदृश्य में अंतर मिलेगा, मानव के स्वभाव में अंतर मिलेगा, मानव की प्राथमिकताओं में अंतर मिलेगा, आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में अंतर मिलेगा। इसीलिए जो लचीलापन भौतिक विज्ञान में नहीं मिलता है, वह लचीलापन सामाजिक विज्ञानों में मिलता है, और आर्थिक भूगोल में भी वह लचीलापन मिलता है। सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का मिश्रित स्वरूप होता है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग तो किया जाता है, किंतु मानव मूल्यों, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक धारणाओं, परंपराओं, अनुभूतियों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। जब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे तब हम इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे कि मानव कौन सी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होता है, ये उसके अपने अप्रोच पर, अपनी मानसिकता पर, अपनी प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। मुझे नौकरी करनी है या मुझे बिजनेस करना है, ये इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। इसमें बहुत कुछ मेरी रुचि, मेरी अनुभूति, मेरी अपनी परंपरा, इन सब का भी रोल है, मेरी अपनी सांस्कृतिक अवधारणाएं, इनका भी रोल है। तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान जो है वस्तुतः कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण होता है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग तो किया जाता है, किंतु मानव मूल्यों, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक धारणाओं, परंपराओं, अनुभूतियों आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र की भांति आर्थिक भूगोल का अध्ययन भी केवल ज्ञानार्जन के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। हम इसको सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं यूज करते, हम आर्थिक भूगोल की अवधारणाओं, आर्थिक भूगोल के अनुसंधानों के द्वारा वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहचान कर उनका निराकरण करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा ये कि आर्थिक भूगोल भू क्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना इन रिलेशन टू स्पेस। पृथ्वी के धरातल पर इकोनॉमिक फिनोमेना का वितरण कैसा है, इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसका परम लक्ष्य स्थानिक भिन्नताओं को यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तार्किक ढंग से स्पष्ट करना होता है। तार्किक ढंग से स्पष्ट करना होता है, इसका मतलब हमें सिर्फ ये नहीं बताना होता कि पृथ्वी पर कहाँ कौन सी गतिविधि विकसित है, हमें ये भी बताना होता है कि पृथ्वी पर किसी जगह पर कोई आर्थिक गति विकसित है तो क्यों है, उसका तार्किक विश्लेषण
आर्थिक भूगोल करता है। अतः आर्थिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव समूहों की आर्थिक क्रियाओं में पाई जाने वाली विशेषताओं, जिसको कि हम प्रादेशिक विशेषता कह सकते हैं, उनके सकारण विश्लेषण से संबंधित है। आर्थिक भूगोल मूलतः विभिन्न आर्थिक क्रियाओं यथा कृषि, पशुपालन, मत्स्याखेट, बागवानी, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन एवं संचार, व्यापार एवं वाणिज्य, सेवाओं आदि के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन तथा विश्लेषण से संबंधित है। तो ये सारी क्रियाएं आएगी, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जिसमें प्राथमिक क्रियाएं भी हैं, द्वितीय क्रियाएं भी हैं, तृतीय क्रियाएं भी हैं, और अब तो चतुर्थक और पंचम क्रियाओं का जो वर्गीकरण है वो भी आ गया है। तो इन सबके स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन और विश्लेषण से संबंधित विज्ञान आर्थिक भूगोल है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल क्रियाओं का भूगोल है, इट्स ज्योग्राफी ऑफ एक्टिविटीज। यद्यपि इन आर्थिक क्रियाओं का संरचनात्मक अध्ययन इनसे संबंधित क्रमबद्ध विज्ञानों में किया जाता है, किंतु इनके वितरण तथा स्थानांतरण में पाई जाने वाली भिन्नताओं, समानताओं तथा संबद्धता का अध्ययन केवल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। आर्थिक तथ्यों के स्थानिक वितरण संबंधी अध्ययन पर आर्थिक भूगोल का एकाधिकार पाया जाता है, क्योंकि स्थानिक अध्ययन केवल भूगोल के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। इससे आगे की बात हम अगले लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।